हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम सॉल्व कर रहे हैं एजुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसआई के लिए है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टोटल 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी सेट 1 से लेकर सेट 11 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम सेट 12 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज 12 नंबर का सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेट 1 के बाद, सॉरी सेट 1 नहीं, वॉल्यूम 1 के बाद वॉल्यूम 2 भी हम लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 की बात कर रहा है फ्रेंड्स। आपको बताना है इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई में। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। मुंबई में हुआ है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई में एक और महोत्सव होता है, उसे भी आपको याद रखना है, काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन भी मुंबई में किया गया है, ये भी याद रख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें फ्रेंड्स। बजट 2023-24 की बात कर रहा है और बता रहा है कि उसके अनुसार, यानी बजट के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.7%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो कर की स्लैब है वो चेंज हुई है 2023-24 में, तो आपको बताना है कि कितने रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है भारत ने कोविड-19 में जो वैक्सीन निर्माण का कार्य किया, उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है भारत का वैक्सीन निर्माण में। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम स्थान एक और उसमें आया है, 2022-23 के आर्थिक समीक्षा में ही बताया गया था कि भारत जो है वो दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है। ठीक है, EOS-07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, SSLV-D2 से। किससे किया गया है? SSLV-D2, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स, ऑपरेशन सद्भावना नाम क्या है? ऑपरेशन सद्भावना। आपको बताना है कि किसके द्वारा इसे शुरू किया गया। ऑप्शन ए में सीबीआई दिया गया है, ऑप्शन बी में आर्मी, और ऑप्शन सी है नेवी, और ऑप्शन डी दिया गया बीएसएफ। आपको बताना है ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्मी। ठीक है, हमारी सेना के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन सद्भावना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। 28वें नंबर के हैं फ्रेंड्स, महालेखा नियंत्रक की बात कर रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात नहीं कर रहा है, ये आपको याद रखना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो वर्तमान में जीसी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किंतु यहाँ पे महालेखा नियंत्रक की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SS दुबे। कौन है महालेखा नियंत्रक? श्री SS दुबे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और सीएजी की बात करें, सीएजी की बात करें तो वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी जीसी मुर्मू। ठीक है, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात हो रही है फ्रेंड्स, आप सबको मालूम होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को। आपको बताना है इसका विषय क्या था, यानी 2023 में इसकी थीम क्या थी, ये बताना है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल। क्या है इसकी थीम? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, सरस्वती सम्मान 2022 से
किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान 2022 में किसे मिला है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी। किसे दिया गया है? शिव शंकरी जी को दिया गया है 2022 में सरस्वती सम्मान। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 2021 की बात करें तो 2021 में यह पुरस्कार रामदरस मिश्रा जी को दिया गया था। ठीक है, 2021 में रामदरस मिश्रा जी को दिया गया था, ये 2021 में दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 2021 का पूछ रहा है या फिर 2022 का। 2022 का पूछेगा तो आपको शिव शंकरी बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक हैं। ठीक है, एक बुक का नाम दिया गया है एज गुड माई वर्ड, आपको बताना है कि इसके लेखक का नाम क्या है, किसने लिखी है ये बुक। ठीक है फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, के.एम. चंद्रशेखर। किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? के.एम. चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले फ्रेंड्स इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है सलमान रुश्दी। अपने पिछले सेट में भी हमने पढ़ाया था, सलमान रुश्दी की एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है 2023 में जो लॉन्च हुई है, उसका नाम है विक्ट्री सिटी। आपको याद रखना है फ्रेंड, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है पुस्तक। ठीक है, सलमान रुश्दी की पुस्तक है विक्ट्री सिटी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, G7। किसके द्वारा? G7 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है, यानी WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जेरेमी फरार। किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? जेरेमी फरार को नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये जो है ये भारतीय वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थी? सौम्या स्वामीनाथन, और उनका स्थान अब लेंगे जेरेमी फरार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, ठीक है, इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा सरकार। किसके द्वारा किया गया है ये? गोवा सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। फ्रेंड्स इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कितने वर्ष से अधिक के? 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका हाल में निधन हुआ है फ्रेंड्स ब्रजबंशी लाल जी का, और आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातत्व। किससे संबंधित है ये? पुरातत्व विभाग से संबंधित थे। ठीक है, अभी इनका निधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इनके बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इनको सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ब्रजबंशी लाल जो है इन्हें सन 2000 में पद्म भूषण मिला था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? कौन सा विधेयक है फ्रेंड्स? गौ सेवा आयोग विधेयक। ठीक है, गौ सेवा आयोग विधेयक किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। किसके द्वारा पारित किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है, M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? ठीक है, पहला स्थान किसका है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकेश अंबानी जी का। ठीक है, पहला स्थान किसका है? मुकेश अंबानी जी का। फ्रेंड्स गौतम अडानी की बात करें तो इनका स्थान दूसरा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? गौतम अडानी जी। और तीसरा स्थान जो है वो साइरस पूनावाला का है। किसका है? साइरस पूनावाला का तीसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है, 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, और ये 48 किलोग्राम में, ठीक है, खेलती हैं, ये 48 किलोग्राम से खेलती हैं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात कर रहा है। फ्रेंड्स यह सूचकांक जो है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपीट करिए एक बार मेरे साथ, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है वो 13वां है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? 13वां, भारत का स्थान है 13वां। ठीक है, आपको बार बार बोलना है ताकि आपको याद हो जाए। ग्लोबल
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 13वां है। पहले स्थान की बात करें फ्रेंड, तो पहला स्थान ऑफकोर्स अफगानिस्तान का आने वाला है। ठीक है, किसका है पहला स्थान? अफगानिस्तान का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, यह उनका कौन सा कार्यकाल है? आपको पता होगा शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तीसरी बार पदभार संभाला है राष्ट्रपति का। ठीक है, चीन में कितनी बार? तीसरी बार है ये। ठीक है, ये उनका तीसरा कार्यकाल है फ्रेंड्स। ये जो शी जिनपिंग है, इनका तीसरा कार्यकाल है और इनका संबंध जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से है, ये भी आप याद रखें। कौन सी पार्टी से है ये? कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात हो रही है और आपको बताना है कि 2023 में इसकी थीम क्या थी। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? आप लोग बताइए, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 28 फरवरी को मनाते हैं विज्ञान दिवस। और इस बार इसकी थीम क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम थी फ्रेंड्स, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार इसे कब मनाया गया था। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997। कब मनाया गया था? 1997 में इसे पहली बार मनाया गया था। फ्रेंड्स, 2023 में इसकी थीम की बात करें तो 2023 में इसकी थीम थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, 2023 की इसकी थीम थी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात कर रहा है फ्रेंड्स। 23 जनवरी को मनाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, 23 जनवरी को। और इस बार जो है वो टोटल कितने बच्चों को ये मिला है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 बच्चों को। कितने बच्चों को दिया गया है? 11 बच्चों को मिला है यह पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 23 नंबर का क्वेश्चन है, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना? नाटो 2023 में कितना चर्चा में रहा, आप सबको मालूम होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 31वां सदस्य नाटो का कौन सा देश बना है। ठीक है, 31वां सदस्य बना है फ्रेंड्स फिनलैंड। कौन सा देश बना है? फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बना है। फ्रेंड्स, नाटो की स्थापना की बात करें तो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1949 में, जब हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके 2 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की जो राजधानी है हेलेंस्की है। क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। फ्रेंड्स, फिनलैंड एक और जगह पे चर्चा में रहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो फिनलैंड को उसमें प्रथम स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? बिहार खादी तथा हैंडलूम की बात कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को आप जानते होंगे फ्रेंड्स, एक लोक गायिका है ये, और इनको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार खादी का। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अजय सिंह। कौन बने हैं? अजय सिंह जी को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष हैं संजय नाथन। ठीक है, संजय नाथन नाम है उनका, जो इसके उपाध्यक्ष हैं एसोचैम के। और अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से कौन सी धारा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेगुइला। ठीक है, बेगुइला की जो जलधारा होती है वह एक ठंडी जलधारा होती है फ्रेंड्स, और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है, प्रशांत महासागर की नहीं है। बाकी के ऑप्शन हम्बोल्ट, सुसीमा और क्यूरोसियो, ये तीनों गर्म जलधाराएं हैं और प्रशांत महासागर से संबंधित हैं। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है। बेगुला की जलधारा ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। फ्रेंड्स, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसे क्यों
चलाया गया, मतलब ये प्रोटोकॉल क्यों लाया गया था? तो फ्रेंड्स इसमें ग्रीन हाउस गैसों में 52% तक की कमी लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। आपको याद रखना है कब हुआ था ये पहली बार? दिसंबर 1997 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकाई जनजाति निवास करती है। सकाई जनजाति कहाँ पे निवास करती है ये आपको बताना है। फ्रेंड आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? मलेशिया के वनों में निवास करती है सकाई जनजाति, ठीक है। फ्रेंड्स कुछ और जनजातियां हैं, जैसे पिग्मी जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिग्मी जनजाति फ्रेंड्स कांगो में निवास करती है, ठीक है। कांगो देश में निवास करती है पिग्मी जनजाति। एक और जनजाति है बोरा जनजाति। बोरा जनजाति फ्रेंड्स अमेजन बेसिन में निवास करती है। अमेजन बेसिन आप जानते होंगे, वहां पर निवास करती है बोरा जनजाति। बुशमैन जनजाति के बारे में सुना होगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, ठीक है। ये कुछ जनजातियां हैं जो कहाँ पर निवास करती हैं, इनका नाम क्या है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है, आपको बताना है खजूर का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से देश में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान में। कहाँ पे होता है? ईरान में होता है खजूर का उत्पादन, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, त्यांशान पर्वत स्थित है। कौन सा पर्वत है फ्रेंड्स? त्यांशान। नाम से ही आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा किस देश की ये भाषा है, कहाँ पे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। त्यांशान पर्वत कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है। कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? अपने भारत में है, परंतु किस राज्य में है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कमलांग बाघ रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ अन्य बाघ रिजर्व हैं, जैसे कि नामदफा, ठीक है, पाकुई, नामदफा पाकुई, ये दोनों भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है ये आपको बताना है, और सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग जो है वो सबसे व्यस्ततम जलमार्ग माना जाता है। फ्रेंड्स सबसे व्यस्ततम जलमार्ग जो सेंट लॉरेंस नदी पर है, फ्रेंड्स जो है कि नियाग्रा जलप्रपात के बारे में आपने सुना है कभी? नियाग्रा जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, और दुनिया की सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नील नदी, ठीक है। और नील नदी के ऊपर आश्वन बांध स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, आश्वन बांध, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सेंटोस को। सेंटोस एक बंदरगाह है जहां से कॉफी का निर्यात बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्राजील में स्थित है ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन? महात्मा गांधी? नहीं, महात्मा गांधी गलत आंसर है। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ ये आपको बताना है। फ्रेंड्स पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था वह बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था, ठीक है। किसके किसके मध्य? बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें कि जो निजाम था उसकी हार हुई थी, यानी निजामुल मुल्क की हार हुई और बाजीराव जीत गए थे, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें कुछ और युद्ध हैं, जैसे कि पालखेड़ा से मिलते जुलते कुछ और युद्ध हैं। पिछले सेट में हमने इसे याद किया था, पिछले सेट में क्वेश्चन आया था और अब फिर से पूछा जा रहा है। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था पालखेड़ा से रिलेटेड ही है, जैसे कि खेड़ा का युद्ध, ठीक है। पालखेड़ा खेड़ा नाम मिलता जुलता है ना। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था पहले तो आप ये जान लें। पालखेड़ा का जो युद्ध है वो 1728 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1728 में। और खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। खेड़ा का युद्ध जो है, खेड़ा ये 1707 ईस्वी में हुआ, ठीक है। खेड़ा 1707 में, पालखेड़ा 1728 में। एक और है जो पिछले लेक्चर में आया था, सकरखेड़ा, ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स ये 1724 में हुआ था। सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। इसे भी आप नोट डाउन कर लें, 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये तीनों ही आप याद रखें। पालखेड़ा का युद्ध 1728 बताया मैंने, खेड़ा का युद्ध 1707 में, और सकरखेड़ा का युद्ध
24 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें आपका सही आंसर जो था ऑप्शन बी था, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, जिसमें निजाम की हार हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे त्यागपत्र देना पड़ा था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। किसने त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड रिपन ने। फ्रेंड्स आपको लॉर्ड रिपन का कार्यकाल याद रखना है, 1880 से 84 के बीच में। ठीक है, 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और फ्रेंड्स जो लॉर्ड रिपन है, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यह किस अधिवेशन में कहा था गांधी जी ने? फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में कहा था? कराची अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन्हें सही मिलाना है। ठीक है, उनके सनवाइज। ठीक है, पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। ए ऑप्शन में 4 ऑप्शन को मिलाना है। दूसरा है तत्वबोधिनी सभा। फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा जो है उसकी स्थापना 1839 में की गई थी। कब की गई थी? 1839 में, यानी बी को 2 से मिलाना है। ये सही मिला हुआ है पहले से भी। ठीक है, बी को 2 से मिलाना है। तीसरा है सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स हुई थी 1911 में। कब हुई थी ये? 1911 में, यानी पहले ऑप्शन से मिलाना है। आखिर में बचा है नौजवान सभा, एक ही ऑप्शन बचा है तीसरा, इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, 1926 में। इस तरह से फ्रेंड्स कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं। पहले का चौथा हो गया, पहले का चौथा 2 ऑप्शन में है, बी में और डी में। फिर दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा केवल बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, इसे आप नोट डाउन कर ले, याद कर ले फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं मिलान करने वाले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल की बात हो रही है फ्रेंड्स, और आपको बताना है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो अकबर है वो किसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि अकबर ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे जनता के लिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। आपको यदि ये याद नहीं है तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें, प्लीज़ नोट डाउन कर लें, आपको बहुत फायदा होगा यदि आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। मिलते जुलते नाम है, कई सारे पॉइंट है इसमें, आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, निम्बार्काचार्य। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? निम्बार्काचार्य जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पहला ऑप्शन शंकराचार्य दिया गया है। शंकराचार्य जी ने फ्रेंड्स अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आपको याद रखना है, शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद। ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा बिल्कुल अंतर है, आपको याद रखना है। द्वैताद्वैतवाद है निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य है कौन सा? अद्वैतवाद। ठीक है, और ऑप्शन सी में वल्लभाचार्य दिया गया है फ्रेंड्स। वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसका किया था? शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य जी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश किस मुगल शासक को कहा जाता था, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को। किसको कहा जाता था शाही दरवेश? औरंगजेब को। ठीक है, जिंदा पीर, शाही दरवेश, ये सारे शब्द, ये उपनाम औरंगजेब को दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस स्थान से युगल सवदाह का प्रमाण मिला है? किस स्थान से युगल सवदाह,
युगल मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, दो या फिर तीन, ठीक है, ऐसे जो 100 दाँव मिले हैं, 100 मिले हैं, इनका प्रमाण कहाँ से मिलता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से। और एक एक जगह का नाम है लोथल, आप लोगों को पता होगा, गुजरात में पड़ता है। यहाँ से युगल सवादाह के प्रमाण मिले हैं, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा काल से संबंधित है ये भी आप याद रखें, ठीक है, सिंधु सभ्यता से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है। वैदिक काल की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध का देवता कौन था, ठीक है। पिछले लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। युद्ध के देवता किसको माना जाता है, इंद्र को, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में 250 सूक्त इंद्र के बारे में है, ठीक है, कितने हैं, 250, यानी सबसे अधिक इंद्र के बारे में 250 सूक्त हैं और इन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विम कटफिसेस। किसको दिया जाता है, विम कटफिसेस को सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में कुजुल कटफिसेस दिया हुआ है, इनको तांबे के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुजुल कटफिसेस तांबे के सिक्के और विम कटफिसेस सोने के सिक्के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी कि उद्देशिका की बात कर रहा है, उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे शब्द दिए गए हैं, तो ये कहाँ से प्रेरित हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से प्रेरित हैं, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। किस वाद के फैसले से, ऐसा कौन सा फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बेरूबाड़ी वाद, ठीक है। बेरूबाड़ी वाद जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने तो पहले ये बोला कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में उद्देशिका को जोड़ा गया था और उसे संविधान का हिस्सा नहीं माना। किंतु फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने केशवानंद भारती वाद में, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। केशवानंद भारतीवाद जो है वो 1973 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1973 में। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वाद में ये निर्णय दिया, अपना जो पहले निर्णय था उसको बदलते हुए ये बोला कि उद्देशिका जो है वो अब संविधान का हिस्सा है, ठीक है। तो वर्तमान में उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, ये आपको मानना है। कब नहीं है ये माना गया था बेरूबाड़ीवाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितना या फिर कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आप लोगों को मालूम होगा, एक रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। प्रत्यक्ष बंदीकरण में कितने समय तक एक व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है, 3 महीने तक। कितने समय तक, 3 महीने तक उसे बंदी बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गढ़ पूर्ति क्या है। राज्य विधानमंडल की बैठक की बात कर रहा है और फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य का 10वां भाग, ठीक है। यानी कम से कम 10 लोग होने चाहिए, तभी जो है विधानमंडल की जो बैठक है वो आयोजित हो पाएगी, नहीं तो रद्द कर दिया जाएगा यानी स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि गढ़ पूर्ति नहीं है, कोरम कहते हैं उसको, ये आपको याद रखना है। 10 लोग कम से कम होने चाहिए, यानी कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ तक यदि आपने वीडियो को देख लिया है, आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दिया करिए, अच्छा सा कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष यदि अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, या इनमें से किसी को नहीं। बताइए फ्रेंड्स किसको देगा।
फ्रेंड्स जो अध्यक्ष होता है ना विधानसभा का या फिर लोकसभा का, दोनों में किसी की भी बात हो, विधानसभा की बात हो या फिर लोकसभा की, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो जब भी त्यागपत्र देंगे तो वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसको देंगे? उपाध्यक्ष को। जो उपाध्यक्ष होगा विधानसभा का या फिर लोकसभा का उसे ही देंगे त्यागपत्र। और जब भी उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो वो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स 50 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपाध्यक्ष ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश, दो तरह के ये वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कौन से न्यायालय में की जाती है? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, या फिर उच्च और जिला दोनों न्यायालयों में की जाती है। आपको अब बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? उच्च न्यायालय में। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स तदर्थ न्यायाधीशों की यदि बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में की जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, ऐसी कौन सी सूची है? ठीक है, 3 प्रकार की सूची है, आपको पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें से आपको बताना है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून किस पर बना सकते हैं। आप सभी को शायद मालूम भी होगा, इजी क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है आपसे पूछ रहा है, कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय परिषद 1990। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1992, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 1953 में बना था। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1956 में। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने आप 1953 कर सकते हैं। 1956 में फ्रेंड्स जो राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था 1956 में। ठीक है, यहाँ पे आयोग दिया हुआ है, यदि यहाँ पे अधिनियम दिया जाता तो वो 1956 में बना था, उसकी स्थापना हुई थी तो सही हो जाता, किंतु यहाँ पे आयोग दिया गया है। आयोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग वो 1953 में बना था। बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? फ्रेंड्स आपको पता होगा, मूल अधिकार से संबंधित यह क्वेश्चन है। कारखानों में बालकों का जो नियोजन है, यानी बालक कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 24 में, जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है। फ्रेंड्स मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार, ठीक है, जो वर्तमान में सरकार होती है केंद्र में, उसके द्वारा कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या फिर निंदा प्रस्ताव या उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव जो है वो सरकार पेश कर सकती है। ठीक है, लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी याद रखना है। विश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 होगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तेल शोधक कारखाने दिए गए हैं और उनके सामने राज्य दिए गए हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है कोयली, दूसरा है नुमालीगढ़, तीसरा है नागपट्टिनम और चौथा है ताती पाका। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें जो है वो सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स पहला है कोयली गुजरात, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है नुमालीगढ़ असम, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश।
फ्रेंड्स नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित नहीं है, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। नागपट्टिनम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और तातीपाका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा, ठीक है, तातीपाका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। नुमालीगढ़ असम सही हो जाएगा। कोयली गुजरात सही हो जाएगा, किंतु नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे सुमेलित नहीं है पूछा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तडोबा नेशनल पार्क या फिर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है तडोबा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कुछ और परमाणु विद्युत ग्रह हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि फ्रेंड्स तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और नरौरा यूपी में स्थित है, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखने हैं। और रावत भाटा राजस्थान, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरडीन, यानी स्कॉटलैंड का शहर है एवरडीन, इसे जाना जाता है ग्रेनाइट सिटी के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सरहदी गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, यानी उपनाम है ये इनका, ठीक है। ये तो इनका असली नाम क्या है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स सही आंसर आप लोगों को मालूम होगा, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कौन है सरहदी गांधी? अब्दुल गफ्फार खान। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? यानी फ्रेंड्स जलवायु द्वारा सबसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? खनन का क्षेत्र, निर्माण का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र या फिर मत्स्य उद्योग, ठीक है। कौन सा जो है वो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होता है? आप सबको मालूम होगा कृषि ऐसी है जो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा घटक है इनमें से, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रदूषण, जी हाँ, प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा है ओजोन क्षरण, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है फ्रेंड्स, उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है, ये आपको पता है। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ग्रीन हाउस गैस, इससे तो होता ही होता है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। कितनी है? 20 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 1984 में। कब की गई थी राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना? 1984 में। फ्रेंड्स यदि इसके मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। ऑप्शन डी में 12 नवंबर दिया गया है फ्रेंड्स, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं, किंतु विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम होता है, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रिका की बात कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि केंद्रिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो केंद्रिका में नहीं पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है।
फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कुछ रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ से जनित होते हैं, कुछ होते हैं जो जीवाणु जनित रोग होते हैं, कुछ होते हैं जो वायरस से हो जाते हैं यानी विषाणु से जनित रोग होते हैं। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में से आपको चूज़ करना है या फिर तीनों होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। फ्रेंड्स सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया, निद्रा रोग और कालाजार ये सभी जो हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्धक नहीं है? कौन सा एक है जो प्रकाश संश्लेषी वर्धक नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है पर्णहरित क्लोरोफिल यानी, दूसरा है फाइकोबिलिन, तीसरा है कैरोटीनाइड और चौथा है एंथोसाइनिन। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषी वर्धक कौन नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्धक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 70 नंबर का क्वेश्चन। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? पादप की जो कोशिका होती है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कालिन काइमा। किसके कारण होता है? कॉलिन काइमा के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। कौन सा है? थैलोफाइटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पिछले लेक्चर में यानी जो पहले सेट हम कर चुके हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको याद भी होगा यदि आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियो हैं वो लाइन से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको बहुत सारा इससे हेल्प होने वाला है, ठीक है। आप जरूर से जरूर जाके उसे चेकआउट कर लें। और वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, ओके। अब आपको 73 का आंसर बताना है। 73 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, ठीक है। पुष्प जो होता है यानी जो फूल होता है उसका, वो होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। 1 को 2 से सुमेलित करना है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिया हुआ है उड़ने वाली मछली, ठीक है। ऑप्शन बी में वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, फिर दिया हुआ है उड़ने वाली छिपकली, फिर दिया हुआ है उड़ने वाली स्तनधारी, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से इसमें सुमेलित हैं और किस, सॉरी सुमेलित है नहीं, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। किसको किससे सुमेलित करना है ये आपको बताना है। चलिए बताइए किससे सुमेलित कर दें। पहला है उड़ने वाली मछली। उड़ने वाली मछली कौन है? चमगादड़? नहीं, पहला तो नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा चौथा। कौन सा हो जाएगा? चौथा, एक्सोसीट्स। उड़ने वाली मछली कौन होती है? एक्सोसीट्स, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड्स वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक। वृक्ष पर यानी पेड़ पर, जो पेड़ पर चढ़ने वाला मेढक होता है वो होता है हाइला। कौन होता है? हाइला, ठीक है। तीसरा है उड़ने वाली छिपकली। उड़ने वाली छिपकली जो होती है ना फ्रेंड्स उसे ड्रैको कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैको। और उड़ने वाला जो स्तनधारी है वो कौन है? चमगादड़ है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ठीक है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? बताइए क्या नहीं बदलता है? प्रकाश की आवृत्ति क्या नहीं बदलती है फ्रेंड्स? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? इजी है क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होगा। जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष जो जब हो जाता है किसी को तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है ये आपको बताना है। फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना के पीछे, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब। फ्रेंड्स जिसको दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष का जो रोगी होता है उसे दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक है। नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की साफ दिखाई देती है। फिर से आप इसको ऐसे याद रखें, दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगी, ठीक है। दोष तो दूर दृष्टि का है किंतु दूर की वस्तु ही उसे दिख रही है, पास की वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विद्युत धारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग बोर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है? कोणीय वेग की विमा है, आपको बताना है फ्रेंड। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस मिश्रण होता है किसका? ये आपको बताना है फ्रेंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी COH2 किसका मिश्रण होता है? COH2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसको रूपांतरित करेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? लाउड स्पीकर। ठीक है, कौन रूपांतरित करता है फ्रेंड्स? लाउड स्पीकर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फ्रेंड्स ऑप्शन बी में माइक्रोफोन दिया गया है। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, ध्वनि ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में विद्युत मोटर दिया गया है। विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। किसमें करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी में सितार दिया गया है। सितार जो होता है फ्रेंड्स वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इन्हें याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपको बताना है। ठीक है, पहला दिया गया है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि ध्रुवों पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल उल्टा लिखा गया है। ठीक है, ध्रुवों पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है बिल्कुल हाई, सबसे ऊंचा होता है गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर। ठीक है, और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विषुवत रेखा पर जी का मान महत्तम होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसे भी उल्टा कर दिया गया है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिख दिया गया है, ये हुआ है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम होता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, और किंतु आपसे सही कथन पूछ रहा है तो ये दोनों ही नहीं होंगे। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। अगला दिया हुआ है सी नंबर में, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर, जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटती है तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है, ऐसा बोला जा रहा है। और अगला है सभी सत्य है। ठीक है, तो आपको बताना है आप कौन सा सही हो जाएगा आंसर। सी, आपको सी सही हो जाएगा। सभी सत्य तो नहीं है, क्योंकि ऊपर से दोनों तो पहले ही गलत हो गए, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ता है। ठीक है, एक सेकेंड, पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्सेनिक 74। किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार कैसा हो जाता है? बढ़ता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? फ्रेंड्स, आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोना। ठीक है, सोना, वो वाला सोना नहीं, स्लीपिंग वाला सोना, मतलब धातु। ठीक है, गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। सिंथेटिक कंबल या स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है, ये आपको बताना है, जिसे ऊन के विकल्प के रूप में यूज किया जाने लगा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ओरलोन। कौन है? ओरलोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो क्या करता है, क्या काम है उसका? फ्रेंड्स, वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वोल्टेज को बढ़ाता है, कुछ और भी करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे 4 कथन भी दिए गए हैं, केवल पहला, दूसरा, पहला, तीसरा ऐसे करके पूछा जा रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वोल्टेज को तो बढ़ाता ही है फ्रेंड्स, और इसमें वोल्टेज को
कम भी करता है। ठीक है, 88 में दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आपको बताना है। फ्रेंड्स, टाइटेनियम जो होता है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? नहीं है, याद रखना है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला है तारे का टिमटिमाना, ये तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। ठीक है, ए तो सही है, तो ए तो नहीं कर सकते। दूसरा है पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप ये, तो ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना, क्या दिखाई देना? सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी उसका दिखाई देना। ठीक है, वहां पे लाइट का दिखाई देना, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। और किंतु आपको सही नहीं है बताना था, तो आप डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला है निजी प्रेषण, दूसरा है बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, तीसरा है बाह्य अनुदान और चौथा है विदेशी निवासियों की आय। तो किसको शामिल नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स? विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोगों को, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर का, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी या फिर किस संस्था से मदद लेनी चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा आईएमएफ। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ से मदद लेनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर का क्वेश्चन है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा? कीमतों के स्तर में गिरावट होगी, ब्याज की दर में कमी होगी, या ब्याज की दर में वृद्धि होगी, या मांग के स्तर में गिरावट होगी? आप बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब ब्याज की दर में कमी कर दी जाएगी तभी तो पैसे की आपूर्ति बढ़ जाएगी ना, सबके हाथ में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ब्याज बहुत कम हो जाएगा तो सारे लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे में पैसे की मांग कम हो जाती है और जब उसकी आपूर्ति बढ़ती है, तो ऐसा कब होता है? जब ब्याज दर में कमी होती है। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा किसके बराबर है, ये आपको बताना है। पहला है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, दूसरा है वर्तमान व्यय और राजस्व के बीच अंतर, तीसरा है विमुद्रीकरण घाटे और बजटीय घाटे का योग। फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए। और चौथा है आरबीआई से केंद्र सरकार की उधार में शुद्ध वृद्धि। ठीक है, आरबीआई से केंद्र सरकार की उधार में शुद्ध वृद्धि। अब आपको बताना है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटे में कौन सा किसके बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ठीक है, सेवा क्षेत्र आप जानते होंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें से पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन है जो सेवा क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, परिवहन, निर्माण, होटल या रेस्टोरेंट, या फिर बीमा क्षेत्र। कौन सा है जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? फ्रेंड्स आपको पता होगा, निर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ना कि तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से है, आप लोगों को पता है 96 से 100 के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको अपने आप सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, और वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करें, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन हो गया और ये 100 नंबर का हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।